आज मुस्लिम लीग नहीं, पाकिस्तान महंगाई लीग से पुकारे जा रहे हैं। ये सियासत के शोबाज है, गरीबों को फायदा पहुंचाना है तो पीपल्स पार्टी के साथ देना है। बैरिस्टर गोहर को जो किया गया नॉमिनेट, क्या इमरान खान दोबारा से सीट संभाल सकते हैं? किसी ने नॉमिनेट नहीं किया। मैंने खान की बात आपको कल सुना दी थी। अगर कोई इसी तरह इसके बरक्स क्लेम करता है तो उनसे पूछिएगा। मेरा बयान वही है जो मैंने कल दिया था। लतीफ खोसा बिल्कुल सही कह रहे हैं, अली जफर भी सही कह रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा था, आपने शायद सुना नहीं। आप दोनों को दुरुस्त कह रही हैं क्या? बिल्कुल दोनों दुरुस्त कह रहे हैं। इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं? मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली? कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं, बस मेरे वकील वही है। तो मैं फिर उठ के आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। सियासी मामलात तो चलते रहते हैं और आज भी ज़ाहिर सियासी मामलात हुए बहुत ज़्यादा। लतीफ़ खोसा साहब से रिलेटेड एक ऑडियो लीक हुई, आपने पूरे पाकिस्तान ने सुन ली। फिर लतीफ़ खोसा साहब का एक वर्जन था, नए जो चेयरमैन साहब हैं उनके बारे में, वो भी आपने सुन लिया। फिर जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब कोयटा चले गए और वहाँ पर उन्होंने एक धुआंधार किस्म की तकरीर की। फिर इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि ये सारी चीजें छोटी चीजें हैं। पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं उनके ऊपर हम तवज्जो नहीं दे रहे। और वो बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक खौफनाक लड़ाई चल रही है, एक इदारे की दूसरे इदारे के साथ, दूसरे इदारे की तीसरे इदारे के साथ, और फिर इदारों के अंदर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं वो भी बड़ी खौफनाक हैं। और सियासी जमातों के अंदर जो लड़ाइयाँ हैं उसकी भी समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब की जो लड़ाई है वो अब क्लियर होगी, सामने होगी। गो दोनों बाप बेटा ने एक तकरीर भी की, लेकिन इसके बावजूद ये सबको पता है कि एक रिफ्ट है वहाँ पे मौजूद है। फिर पीटीआई के अंदर जो लड़ाई है, एक बहनों की लड़ाई है, बेगम साहिबा की लड़ाई है, फिर पार्टी की लड़ाई है, फिर वकला के अंदर जो ग्रुप्स हैं उनकी लड़ाई है, और लड़ाई वहाँ पे बढ़ती चली जा रही है। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक लड़ाई है, शाहिद खान अब्बासी साहब साइड पे चले गए। अब आज दानियाल अजीज साहब ने एहसन इकबाल साहब के ऊपर एक जुबानी हमला कर दिया है। तो ऐसे महसूस होता है कि ये जो लड़ाई है बहुत ज्यादा, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है और किसी न किसी जगह पे इन चीजों को रोकना पड़ेगा। रुक क्यों नहीं रहा? और जो सियासी जमातों के अंदर जो रिफ्ट बढ़ती चली जा रही है, इसका क्या नुकसान होगा पूरे पाकिस्तान को, ये हमारा आज इशू है। थोड़ा सा डिफरेंट इशू है। हमारे साथ सारे तजियाकार हैं, मुस्तफा नवाज खोखर साहब हैं, पुराने सियासतदार हैं, अमर इलियास राना साहब हैं, शौकत पराजा साहब हैं, और इन सब की एक राय है कि पाकिस्तान को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो मैं चाह रहा था एक संजीदा सी गुफ्तगू। मुस्तफा साहब ये फरमाइए कि जो सियासी जमातों के अंदर लड़ाई है, आखिर जब सियासी जमातें उसको हल नहीं करेंगी तो ज़ाहिर पाकिस्तान के ऊपर तो अफेक्ट आएगा फिर इसका। जी बिल्कुल चौधरी साहब, हर सियासी जमात के अंदर एक लड़ाई मौजूद है। तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, हर जगह लीडरशिप का जो ट्रांजिशन है वो होता हुआ नजर आ रहा है। उसके ऊपर क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं, कोई किसी जगह स्पेस मांग लेने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये कि ये सारी बातें हेडलाइंस तो बन जाती हैं और इनके ऊपर हम प्रोग्राम्स के अंदर गुफ्तगू भी कर लेते हैं, लेकिन उस सारी चीज में जो पसे पुश चीज चली जाती है वो अवाम के इश्यूज है। इस वक्त मुल्क ऐसा लगता है अवाम इररेलेवेंट हो चुके हैं कि ये जो सारा हुक्मरान तबका है, ये हुक्मरान तबका अपनी आपस की लड़ाई में ऐसा मगन है कि इसको परवाह नहीं है कि 24 करोड़ लोगों के साथ क्या हो रहा है। उनकी लोगों को नहीं पता इस वक्त पाकिस्तान में कि उनका महीना कैसे गुजरना है, उनका हफ्ता कैसे गुजरना है, या जो दिहाड़ीदार तबका है कि उनका दिन कैसे गुजरना है। और ये तमाम जमातें जो है वो अपनी अंदर की लड़ाइयों में मगन है। आप इस चीज से अंदाजा लगाए कि अभी प्रिज्यूमेबली 5 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का अनाउंसमेंट करनी है, यानी कि हफ्ता तकरीबन रह गया, किसी एक जमात का मंशूर तैयार नहीं। बिल्कुल सही बात। कमेटियां बनाई हुई हैं, कमेटियां बनाई, ये क्या है फ्रैंकली। अब अच्छा, इससे ज्यादा खतरनाक चीज ये है कि ऐसा लगता है स्टेट हमने एस्टैब्लिशमेंट के हवाले कर दिया है कि स्टॉक एक्सचेंज उन्होंने देखनी है, डॉलर उन्होंने कंट्रोल करना है, गैस उन्होंने लेके आनी है, बिजली का मामला उन्होंने सेटल करना है, यूएई के साथ एग्रीमेंट्स उन्होंने करना है, सऊदी अरेबिया से पैसे उन्होंने मांगने हैं, और ये सारे काम उनके, और बाकी चीजें जो है पार्टीज ने कहा कि हम बाकी मामला हम खुद देखेंगे। कुछ उनका भी कसूर है हमारी एस्टैब्लिशमेंट का, लेकिन सियासतदानों का भी कसूर है कि वो स्पेस जो उन्होंने जानबूझ कर दी है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इमरान खान साहब का दौर देख लें, पाकिस्तान भारत के दरमियान एक जहाज गिरा देते हैं, जंग का माहौल बन जाता है, बड़ी टेंशन वाली सूरत हाल होती है। इमरान खान साहब इनकार कर देते हैं बैठने के लिए ऑपोजिशन के साथ, ठीक, और उस वक्त जनरल बाजवा को स्टेप इन करना पड़ता है, फिर वो ऑपोजिशन को एतमाद में लेते हैं और कोई लेजिस्लेशन हो जाए, FATF की हो जाए। अब FATF की जो सारी लेजिस्लेशन थी GHQ में हुई,
और जो सारे जो सियासतदान थे वो तो नाकाम हो गए कि एक दूसरे के साथ नहीं बैठ पा रहे थे। तो सियासतदानों के जो अंदर अपनी जो इंप्रूवमेंट है, मुल्क को रिफॉर्म करना एक अलग बहस है, उसकी अशद जरूरत है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को भी जो रिफॉर्म की जरूरत है वो भी ये नहीं कर पा रही। ठीक। अच्छा, वैसे एक सवाल आपसे करके मैं आगे जाऊंगा, ये बताइए कि वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर लड़ाई है बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब के दरमियान? ये एक मेरे ख्याल से नुक्ता नजर का इख्तलाफ तो जरूर है। नुक्ता नजर का क्या इख्तलाफ है कि जरदारी साहब मेरे ख्याल में उनकी जो पॉलिटिक्स है वो ज्यादा पावर पॉलिटिक्स की तरफ ओरिएंटेड है। बिलावल साहब चाहते हैं कि जो खोई हुई स्पेस है पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, वो एंटी नून और एग्रेसिव पॉलिटिक्स करके वो हासिल की जाए वापस, और जब तक हम वो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो वो स्पेस हमें नहीं मिलनी। तो अब इन दो सोचों का आपस में सरेंडर हमेशा बिलावल साहब को करना पड़ता है, इस बार भी किया उन्होंने। इसको आप सरेंडर नजर तो बाहर तो और आ ही रहा है लेकिन उसमें इस बहस का एन इलेक्शनों से पहले शुरू हो जाना आपकी सारी रैंक एंड फाइल को कंफ्यूज कर देता है। जो वोटर है उसको भी कंफ्यूज कर देता है कि यार इस पार्टी के अंदर तो अभी यही नहीं तय कि कौन किसने चलाना है किसने नहीं चलाना है, और किसकी कितनी स्पेस है कितनी स्पेस नहीं है, किसकी बात पे एतबार करें किसकी बात पे ना एतबार करें। तो ये कंफ्यूजन ठीक नहीं है। और मेरे ख्याल से वहां पर जलसे में एक जो विजुअल था, मैंने देखा कि जरदारी साहब ने पगड़ी पहनाई बिलावल साहब को। आई होप कि अब ये कंफ्यूजन खत्म हो और वो आगे बढ़ सके, तो डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे प्राइस साहब ये फरमाइए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लड़ाई है, अब तो ज़ाहिर है वकला भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और 4-5 वकला हैं जिनका एक्सेस है इमरान खान साहब तक, और वो भी आपस में लड़ रहा है। थैंक यू चर साहब। यानी जो पार्टी अताब में हो उसमें तो लड़ाई होती है। नहीं, इतनी लड़ाई इस तरह तो नहीं होती। नहीं, देखे ना, बात यह है कि एक चीज तो पीटीआई में फर्म है कि पीटीआई इमरान खान का नाम है, नहीं नून लीग भी नवाज शरीफ का नाम है, बाकी जितनी पीपल्स पार्टी भी जरदारी साहब का नाम है, बाकी जितनी भी कोई लड़ते रहे वकील हों, इसलिए वकील आपस में लड़ रहे हैं कि एक्सेस वकीलों को है। बाकी कौन जा सकता है, मुझे ये बताइए कि क्या शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही वो वहाँ रोजाना मीटिंग कर रहे हैं, या असद कैसर मीटिंग कर रहे हैं, या अली मोहम्मद खान मीटिंग कर रहे हैं, या कर सकते हैं, या शहरयार आफरीदी मीटिंग कर सकते हैं। इसलिए लड़ रहे हैं, इसलिए कि सारे एम्बिशियस हैं ना, सब में अपनी अपनी एम्बिशन है। मसलन वो शेर अफजल मरवत खैर आपके तो दोस्त हैं जाती, तो उन्होंने जो पहले दिन बात की, सच तो बात वही थी ना। उस दिन पूरी पार्टी ने, कोर कमेटी ने या उनका मीडिया सेंटर ने उनकी कंट्राडिक्शन की। फिर खोसा साहब ने आकर कंट्राडिक्शन, खोसा साहब तो आज भी कह रहे थे जो मैंने उस दिन बात की थी वही बात सच थी, लेकिन बात वही सच थी जो शेर अफजल खान मरवत ने की थी। उन्होंने कहा था कि चेयरमैन मान गए हैं कि हमारा निगरान चेयरमैन है, एक्टिंग चेयर, वो आ रहे हैं ना परसों, अभी कितना दूर है, सैटरडे तक तो आ गया। लिहाजा ये जो एम्बिशन है ना, चर साहब एक बात है, आपका बड़ा अच्छा इंट्रो था, एक बात है कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमें लड़ाइयां लगती हैं, लेकिन ये एक वाइब्रेंस की भी तो रिफ्लेक्शन है ना। मसलन रिपब्लिकन पार्टी है, आधी से ज्यादा पार्टी ट्रंप को नहीं मानती, लेकिन ट्रंप है ना, वो एक हकीकत है। कांग्रेस में देख लें इंडिया में, यानी वो सोनिया गांधी भी हैं, प्रियंका भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, यहाँ पे एक दूसरे के जानी दुश्मन है, इसलिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमारे यहाँ जरा ज्यादा है कि हम इस कल्चर के यूज टू नहीं है ना, जो ग्रिप है ना। मसलन जरदारी साहब जो बात करेंगे कोई और बात नहीं कर जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी एक स्ट्रेटजी से चल रहे हैं कि वो जो यूथ की पार्टी का जिनका दावा था वो पार्टी अब तितर बितर हो रही है, तो किसी तरह उस यूथ को कैप्चर किया जाए। आप एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक स्ट्रेटजी को, एक स्लोगन को, या एक जो उनका टारगेट है, हम उसको भी नेगेटिव। जरदारी साहब का ख्याल ये है कि वोट से गवर्नमेंट में नहीं आना, हमने ये सेटलमेंट के साथ आना है हमने। तो वो कह रहे हैं कि आप इनको राजी न करें, वोटर्स को, ये आते जाते रहते हैं, आप उनको राजी करें जिन्होंने कहीं जाना नहीं। बात ये है कि जरदारी साहब अब माशाल्लाह इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उनको सारी जिंदगी इसी एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ा है। मसलन 90 वाली हुकूमत गई थी, कैसे गई थी, इसाक खान के साथ एक दिन पहले इसाक खान का ही जेल में डाला हुआ बंदा दूसरे दिन जनाब वाटर एंड पावर के मिनिस्टर का ओथ उठा रहा है, तो उन्होंने वही इसाक खान को तो ओथ ले रहा है। फिर लगारी के साथ लड़ाई क्या थी, यही लड़ाई थी
फिर बाद में मुशर्रफ के साथ जो कभी रात की तारीकियों में मुज़ाकरात भी होते रहे, जरदारी साहब 2003-4 में बाहर भी गए, वो भी तो जो जरदारी साहब का जिंदगी का एक्सपीरियंस रहा है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का भी नहीं रहा। जरदारी साहब का तो जो सेनेटर साहब बात कर रहे हैं ना यूथ वाली, जो सेनेटर साहब यूथ को अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो जरदारी एक अपनी पेस से, एक स्ट्रेटेजी से चल रहे हैं। पंजाब में वैक्यूम तो है ना, मसलन जो पंजाब में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान में है, पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान की रियलिटी और है चर्चा। वो तो जो लाइन कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होता था, जो लाइन है बलूचिस्तान की वो ड्रान है। पंजाब में जो एंटी नून वोट है या यूथ है वो अभी तो शेल्टरलेस हो गया ना, वो किधर जाएगा? अगर कोई अटेम्प्ट करता है उसको तो राइट पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज में जाएगा। वैसे ये नून लीग के अंदर भी ज़ाहिर बड़ी रिफ्ट है इस वक्त। शाहिद खान अब्बासी साहब ज़ाहिर वो इलेक्शन ही लड़ रहे और वो बिल्कुल टोटल साइड पे हो गए। मिफ्ता इस्माइल साहब चले, वो इलेक्टेबल नहीं थे, और इसके साथ साथ अब दानियाल अजीज साहब, एहसन इकबाल साहब के साथ तो उनकी जंग शुरू हो गई। तो पार्टी के अंदर यहाँ पे भी बड़ी तकसीम पड़ती चली जा रही है। जनाब आपने चूंकि तीसरे हमारे साथ बैठे हुए खोखर साहब दो के नाम ले दिए, मिफ्ता और शाहिद खान अब्बासी के, ये नया पाकिस्तान बनाने चले थे ना नए नाम से। अब आप मुझे ये बताएं कि मिफ्ता इस्माइल साहब क्या बेचते हैं? उनके भाई 2018 में पैसे लगा रहे थे इमरान खान के ऊपर, कैश लेके। मतलब ये वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों का जो काम है कि मैं इधर तुम इधर, बस इतनी कहानी। शाहिद खान अब्बासी साहब को साकिब निसार साहब ने जब बुलाया कि नैब ऑर्डिनेंस कानून में कोई तब्दीली नहीं करनी, तो पेश भी नहीं किया। अब तकरीरें सुन लें इनकी, पता नहीं कितने बहादुर वजीर आजम थे ये। अल्लाह के बंदे, तुम्हें वजीर आजम जिस शख्स ने बनाया, तो उसके लिए एक कानून इन्होंने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया ना, नोटिस लिया, इमरान खान चले गए और उड़ा दिया। इमरान खान ने सिर्फ अपनी जमानत और 90 दिन का रिमांड, 2 चैलेंज नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, उनको नहीं छेड़ा, बाकी सब कुछ उड़ा दिया। भाई आप इतने बहादुर थे तो जब आप वजीर आजम थे तो आप ये काम करते, मिसाली असूली, लेकिन आप भी वसूली पे थे। आपने भी तोशाखाना की कोई घड़ी नहीं छोड़ी। जब आप उन्होंने ली ना, सारा रिकॉर्ड पे आ गया ना। ये जो आज बातें इमर्जिंग पाकिस्तान की हुई, सॉरी मुस्तफा साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एक अच्छी बात होती अगर वो ये कहते मैं वजीर आजम था, मैंने हर चीज छोड़ दी। शहबाज शरीफ तो कहता ना कि मैंने किसी दौरे पे कभी सरकारी पैसे नहीं लगाए, वो कहता है। वजीर आला के तौर पे नहीं लगाए, वजीर आजम के तौर पे नहीं लगाए, तोहफे भी उसने ओपन कर दिए कि जी कोई भी नहीं ले सकता। तो ये वो बातें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। झूठ तो बोला। अब आप मुझे देखें कि आज सारे जो तज्जिया निगार आज से 6 साल पहले जिनके हाथ में कलम दवात बस्ते में पकड़ा के और रजिस्टर भेज के चैनलों पे बिठाया जाता था, 4,500 प्रोग्राम कराए गए कि नवाज शरीफ चोर है। नैब ने उनकी चोरी पकड़ लिया। कानून निकला क्या कि नैब ने वो रेफरेंस ही नहीं बनाए, वो जेआईटी के रेफरेंस थे और नैब से अंगूठा लगवा के उनको भिजवा दिया गया। अब डिफेंड कौन करेगा? वो जेआईटी के हीरे जिसने निकलते हुए कहा वाजिद ने वहां पे नवाज शरीफ के खिलाफ हमारे पास ना ऑफशोर का सबूत है कि वो मालिक है, ना फ्लैट्स का सबूत है। ये उसने अदालत में कहा। आप मुझे बताएं वो क्या केस थे? फिर उड़ गए ना। इशू ये है कि हमने पाकिस्तान को मिलकर तबाह किया, उसमें मीडिया, उसमें पाकिस्तान की अदालतें, उसमें पाकिस्तान की फौज, उसमें पाकिस्तान की सियासत, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी सब थे। हमारे यहां एक कहानी बना दी गई है कि जो नेल्सन मंडेला ने बड़ा काम किया था, भाई वो डी क्लार्क से पहले माफी मंगवाई थी, नस्ली इक़दामात पे उसने वापस किया था कि मैंने जो गंद किया है, उसके बाद ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना था। आज हम गलतियां नहीं मानने को तैयार, हम बैठने को भी तैयार नहीं है। वो साहब बैठ के डेला से खत लिख रहे हैं उसको जिसकी पूरी फैमिली को गंदा किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इंसानी हकूक किससे मांग रहे हैं? जिसकी फैमिली के हकूक को बीच चौराहे में गंदा किया और उन जजों ने किया जो ब्रदर जजेस कहलाते हैं, और वो टॉन्ट मारते थे सुप्रीम कोर्ट में बैठकर, और वो लड़ा। मैं इसलिए कहता हूं कि इलेक्शन की डेट कोई नहीं चेंज करा सकता उससे। अगर उस 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, मेरा अपना आजादी ख्याल ये दोनों मिलकर और इमरान खान काजी फायद ईसा को नहीं ना गिरा सके, तो आज कोई नहीं उसे गिरा सकता जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना बैठा है कि मर्जी से इलेक्शन की डेट होगी। तैयारी करें सारे, इलेक्शन तो होंगे, या फिर आपको वो काम करना होगा जो इस मुल्क की तबाही का बायस होगा कि वो जो तैयार किया जा रहा है कि महात्मा बना दो आर्मी चीफ को। ये नहीं हो सकता भाई। 3-3 दफा बैठ के आप जा चुके हैं। आपको रास्ता बनाना है, चाहे यूथ से देखें ना, उस यूथ वाले की क्या बात है, उसकी इतनी बेइज्जती की अपने बेटे की पब्लिकली कि वो अभी ना। हाँ, और आज भी क्या कहा, हमने इनको सिखाना भी है, हमने इनको तैयार भी करना। भाई घर में सिखा लो ना, पब्लिक में लाते हुए तो ये ना करो, पगड़ियां भी पहना रहे हो और उसकी पगड़ी उतार भी रहे हो, उछालनी नहीं चाहिए। बेटा है आपका,
वो एक बेनजीर भुट्टो का बेटा है, उसको उसका बेटे के तौर पे चलने दे। मेरा ख्याल है वो अच्छा काम करके दिखा सकता था, लेकिन उसको अच्छा, मैंने ब्रेक ली राणा साहब, लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो बड़ी दिलचस्प है कि आज से आप 5 साल पहले 6 साल पहले 2017 का देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहां पे निगरान जज बैठे, फिर नैब के केस बनाए गए, फिर पनामा आया और उसका नुकसान हुआ पूरे पाकिस्तान को। एक शख्स 1 साल वो जेल के अंदर रहे, वो 4 साल मियां नवाज शरीफ साहब 12 सालों में रहे, फिर पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच गया। और उसके बाद अब उस सारे केस को रिवर्स कर दिया गया है और रिवर्स करते हुए ये नहीं सोचा गया कि जो जिम्मेदार हैं उनसे भी पूछना है कि आपने इतना बड़ा नुकसान क्यों किया पाकिस्तान का या इंसानी हकूक का, पूरा माशरा बेड़ा गर्क करके आप रख दिया। वो सब रिटायर होकर घर में बैठे हुए, पूछना किसने ये सारी चीजें। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राणा साहब देखिए, नुकसान हुआ 2017 के सारे ड्रामे का, कहते हैं कि $100 बिलियन का नुकसान हुआ पाकिस्तान को, और जो मॉरल फाइबर टूटा पाकिस्तान का, ये जो पोलराइजेशन हुई सोसाइटी के अंदर, फिर कोई चीज भी वापस ट्रैक पे नहीं आ रही अभी तक। तो आखिर ये जो लोग जिम्मेदार थे उनसे किसी न किसी ने पूछना तो है, पूछने वाले कहां हैं? मैं तो इंतजार कर रहा हूं जस्टिस खोसा साहब का, कि उनके ससुर ने भी एक दिन माना था कि हमें भी नौकरी प्यारी थी। उन्होंने नौकरी छोड़ने से पहले कहा कि मुझे इस बिल्डिंग, ऐवान सदर की तरफ इशारा करके कहा, जब वो एक्सटेंशन को चैलेंज करके पीछे। आप नसीम हसन शाह साहब की बात कर? नहीं, मैं आसिफ सईद खोसा साहब की बात कर रहा हूं कि उनके ससुर ने भुट्टो पे माना था। मैं इनका भी इंतजार करूंगा कि ये कब मानेंगे का क्या फायदा? नहीं, कि सिसिलियन माफिया जो लिखा तो वो कौन साबित हुआ? यानी आपको पाकिस्तान का कानून नुकसान हुआ सबका। नहीं, अजमत सईद शेख साहब बड़ी बड़ी बातें करते थे। उन्होंने एक दफा कहा नवाज शरीफ के लिए अडयाला जेल में जगह खाली है, साफ करें। ठीक है। और उस दिन वो फाइल उनके चैम्बर में थी। मैंने अगले दिन एक्सप्रेस में स्टोरी की कि जनाब जिस वक्त आप ये तकरीर कर रहे थे वो फाइल आपके अपने चैम्बर में मौजूद थी और आपने नहीं पढ़ी, क्योंकि दिमाग तैयार कर लिया गया था कि इनको ठोकना है। एक प्लानिंग हो रही थी कि एक वजीर आजम को भेजना है, फिर कानून नहीं मिला, ब्लैक लॉ डिक्शनरी ले ली। जो केस था 435 लोग थे उसमें, पनामा में, नवाज शरीफ का नाम नहीं था। उसको शुरू करके अकामा से कोई बहाना बनाओ, वो फ्लैगशिप कंपनी थी जिसमें बरी किया गया। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के एक जज आज भी मोजेस बैठे हैं, एजाजुल हसन साहब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी तो रिटायर हो गए, उनको आगे आना चाहिए कि क्यों वो इतना कह दे कि जो फैसला उन्होंने किया था ठीक था और उनकी निगरानी में जो कुछ हुआ सही था और आज गलत हो रहा है, कम से कम ये स्टैंड लेना चाहिए। आज हाई कोर्ट के जज, छोटी दिलिया ना उनसे, वो उड़ा के रख दिया 2 साल पहले, जब 3-4 बैठे हुए थे 5 में से, उन्होंने उड़ाया मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को बरी करके। असल इशू यही है कि आप गलतियां करते जा रहे हैं, मजीद करते जा रहे हैं और ठीक होने का नाम नहीं ले रहे और रास्ता भी नहीं बन रहा। अच्छा, वैसे मुस्तफा साहब, ये शायद खान अब्बासी साहब का सवाल इन्होंने उठाया कि अब जाहिर है जब उनके पास टाइम था परफॉर्म करने का उस वक्त तो कर नहीं सके, और अब भी जब उन्हें फैजाबाद धरने के बारे में पूछा जाता तो वो एक गोलमोल सा जवाब दे के बाहर आ जाते हैं। तो अब क्या फायदा जी, अगर वो उस वक्त कुछ नहीं कर सके तो अब आपकी पार्टी जो बना रहे हैं उसमें क्या कर लेंगे? देखिए, एक तो जो फैजाबाद धरने के मुतालिक जो उन्होंने कहा है उसका वो खुद ही बता सकते बेहतर, मैं तो उससे वाकिफ नहीं हूँ। मेरी तो सिर्फ उनसे जो ताल्लुक है, एक हमने प्लेटफॉर्म शुरू किया, उसमें हमने रिफॉर्म्स की बातें शुरू की, जिन जमातों का आमिर भाई हवाला दे रहे हैं। अब मियाँ साहब फॉर एग्जाम्पल 4थी दफा वज़ीर आज़म बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो सवाल तो ये पैदा होता है कि कौन सी ऐसी कमी रह गई थी जो आप पिछले 3 अदवार में नहीं कर सके। 16 महीने के पिछले उठाकर देखें, अगर मियाँ साहब के पास पाकिस्तान को 16 महीने को नहीं सर, पाकिस्तान को अगर तब्दील करने का कोई फॉर्मूला मियाँ साहब के पास है तो उन्होंने अपने भाई को क्यों नहीं बताया? अगर आप अपने भाई को बताते तो शायद पाकिस्तान इस जगह पे ना खड़ा होता। और जो भाई साहब हैं, मैं के आपने सवाल एक पूछा था कि सियासतदान जो है वो स्पेस सीड करते हैं, तो माशाल्लाह जो स्पेस सीड की इनके भाई साहब ने, कि पुल का भी इफ्तिताह करते हैं तो कहते हैं कि जनाब ये पुल आर्मी चीफ की मदद से बना, वरना तो पुल बन ही नहीं सकता था। तो मुस्लिम लीग नून एक वोट को इज्जत दो, और आज जिस तरफ आकर खड़ी हो गई है कि वही रास्ता इख्तियार कर रही है कि जिस रास्ते पे हम कंडेम कर रहे हैं इमरान खान साहब को कि उन्होंने इख्तियार करके वो 2018 में हुकूमत में आए, तो फर्क फिर क्या हुआ? तो आप ये महसूस कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब वही गलती कर रहे हैं जो इमरान खान साहब ने 2017 में? जी बिल्कुल। और फिर अलमिया ये है कि भाषण आप बड़े बड़े दें जमहूरियत के, और जैसे ही आपने कोई एक गुफ्तगू की, आपके भाई साहब यहां से जहाज पकड़ के आपके पास पहुंचे और आपको चुप कराने का, भाई साहब क्या कर रहे हैं, आगे वाली गेम हमारी सारी सेट है। अच्छा, आपके साथ तो यही हुआ था, आपने एक ट्वीट की थी वैसे मेरा ख्याल है। देखिए ना, यही पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अब पॉलिटिकल पार्टीज तो रही नहीं, इनको तो पॉलिटिकल पार्टीज कहना एक ये तो सियासी कबीले हैं
कि कबीले के सरदार ने जो फैसला कर दिया वो सबको मंजूर है। रात को सोए तो बयानिया था, वोट को इज्जत दो, सुबह उठे उन्होंने कहा कि नहीं अब इस बयानी की हमें जरूरत नहीं है, बगला बयानिया आगे। और यही हाल सब आपकी जो पार्टी बनेगी इलेक्शन के बाद वो इन सारी चीजों को बदल देगी। जब तक हम पाकिस्तान की प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शंस को नहीं एड्रेस करेंगे। 76 साल हो गए। अच्छा, अभी आमिर भाई ने खोसा साहब का एक वाकया सुनाया, तो मैं ऐनी शाहिद हूं कि खोसा साहब खुद भी एक्सटेंशन के चक्रों में थे। हाँ, वो बात और कौमी असेंबली के अंदर एक बिल भी टेबल हो गया था और पॉलिटिकल पार्टीज को अप्रोच भी किया गया था कि जनाब के इनकी एक्सटेंशन जो है। किसने अप्रोच किया वैसे? तो जिन्होंने अप्रोच किया, सवाल है जिनके साथ तो आप नहीं है ना, अब तो पार्लियामेंट में जिनका शहबाज शरीफ नाम लेते हैं, जिनका शहबाज शरीफ साहब नाम लेते हैं, तो किनका नाम लेते हैं शहबाज शरीफ साहब? अब गुजारिश ये है, अब गुजारिश मैं तो ले दूंगा, आप चला देंगे। हाँ, तो जाहिर बात है उस वक्त ने बात की, जनरल फैज साहब ने कहा आपको, जनरल फैज साहब होंगे, जनरल बाजवा होंगे नहीं, आपने कहा चला देंगे, हम कह रहे हैं चला देंगे, आप बात तो करें। और उस वक्त ये सिर्फ पाकिस्तान जो है ये चंद नौकरियों और एक्सटेंशंस इनके ऊपर आकर खड़ा हो गया कि जो अब सारा का सारा पिछले 10 साल का जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का साइकिल। अच्छा, वैसे जस्टिस खोसा साहब की एक्सटेंशन क्यों नहीं हो सकी थी फिर? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज मान नहीं रही थी, उसकी राजी नहीं हुआ कि आशिफ नहीं माने थे, आसफ ज़रदारी साहब ने माना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और एक ऐसे शख्स से कि जिसके लिए हमसे कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल टेबल कर दिया फखर इमाम साहब ने, गालिबन फखर इमाम साहब ने किया था, किसी और ने किया था, कि हम उसकी कैसे हमायत कर सकते हैं कि एक तरफ जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग सारी हो रही है, सिसिलियन माफिया ही खड़ा है, और दूसरी तरफ हमसे ये रिलीफ मांग रहे हैं। तो ये लेकिन अगर जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन हो गई थी तो इनकी भी हो जाती, क्या फर्क पड़ता था? क्योंकि जनरल बाजवा साहब के खिलाफ तो इसीलिए तो शायद उन्होंने नोटिस लिया कि मेरी नहीं हुई तो तुम्हारी कैसे। तो ये यानी कि जो निजाम मुमलिकत है, करोड़ों लोगों की जिंदगियां हैं, वो सिर्फ इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, इन छोटे छोटे फायदों के ऊपर डिपेंडेंट है, इन ईगो वॉर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और अभी भी हम नहीं सीख रहे। आपकी पार्टी चेंज कर देगी हर सब चीजों को, सारे कल्चर को। देखिए, वो तो जब पॉलिटिकल पार्टी बनेगी तो अभी मैं तो इलेक्शन इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहा हूं, और फिर उसके बाद मैं समझता हूं कि गुंजाइश सियासत के अंदर मौजूद है। मेरे नजदीक 2023 जो है, अल्लाह ताला इन सब पॉलिटिकल लीडरशिप को जिंदगी दे, लेकिन इनके आखिरी इलेक्शंस हैं ये ना आप किसी सियासी कबीले को ज्वाइन कर लें। नहीं, मेरा कोई ख्वाहिश नहीं है किसी भी सियासी कबीले। अच्छा प्राइस साहब, ये जो ऑडियो लीक हुई बुशरा बीबी की और लतीफ खोसा साहब की, और ये एक इंप्रेशन ये क्रिएट किया जा रहा है कि इससे इमरान खान साहब वीक होंगे, या जो उनकी फैमिली क्या इश्यूज हैं वो क्लियर हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी पे ये कोई खास टेंट डाल सकेगी। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इस पे विकेट के दोनों जानिब खेला जा सकता है। मसलन एक आर्गुमेंट ये भी है कि ये जो पॉपुलैरिटी वाला है ना, ये एक बबल है। ठीक, ये एक बबल है, और कहते हैं कि जी जब हुकूमत से निकले हैं तो उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। अगर पॉपुलैरिटी बढ़ी होती तो कराची के बल्दियाती इंतखाबात में 14 सीटों वाली पार्टी तीसरे नंबर पे नहीं आती। दूसरा बबल जो है वो, चूंकि हम जरा सोशल मीडिया को हर वक्त देखते हैं, हर बंदे के हाथ में ट्विटर आ रहा है और ट्विटर पे जाली अकाउंट्स हैं, तो एक तो ये नैरेटिव है। दूसरा जो है इससे बढ़ के ये जो आज ऑडियो लीक हुई, परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, असल पॉपुलैरिटी नहीं है। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है उनकी तरफ से, मसलन आज जो ऑडियो लीक आई ये तो कुछ भी नहीं है। आपने जिस खातून का इंटरव्यू किया उसमें तो बहुत ज्यादा तबाहकुन चीजें हैं। खाबर मानेका साहब आए, ये फैमिली इश्यूज हैं, ननद और भावज का इशू है ये तो बेसिकली। नहीं, देखे ना, जो खाबर मानेका साहब बातें करके गए, या उससे पहले प्ले बॉय वाली जो मुलाजिम लतीफ करेगा अभी ऐसे गवाही देते हुए। अच्छा, हाँ, वो बात करने वाला है, वो गवाही दे रहा है, 2 तारीख को उसने करना है। अच्छा, ठीक है ना, तो वो बातें ज्यादा खतरनाक हैं। लिहाजा हम एक ऐसी डिवाइड में हैं, उस डिवाइड में कोई लॉजिक, कोई रीजन नहीं है, क्योंकि हर एक ने इम्पोज करना है, और उस इम्पोज में अनफॉर्चुनेटली मीडिया को गाली भी पड़ती है, लेकिन मीडिया ही प्लेटफॉर्म है। किसी ने इंटरव्यू देना है वो भी मीडिया पे आएगा, किसी ने किसी के पगड़ी उतारनी, मैं तंबी नहीं कहता, पगड़ी उतारनी है, वो भी जनाब आके मीडिया पे बात करेगा, और अल्टीमेटली मीडिया पे मलबा डाला जाएगा कि आप क्यों करते हैं जी। भाई आप नहीं देखें,
और जिन्होंने जो साहब आना चाह रहे हैं या जो साहिबा आनी चाह रही हैं, उनको इतना ही मीडिया से रंज है तो मत आए मीडिया पे। आप अपने यूट्यूब बना लें, आप अपने ट्विटर बना लें, सोशल मीडिया अकाउंट बना लें। लिहाजा ये कहना। अच्छा, वैसे ये जो ऑडियो लीक हुई है, आपका ख्याल है दो पार्ट्स हैं, एक साइड पे खोसा साहब है, दूसरी साइड पे बेगम साहब है, इन दोनों में से किसी से लीक हुई है या वाकई को रिकॉर्ड हुई है और उसके बाद उसको रिलीज कर दिया गया? सवाल है वैसे। अच्छा, मुझे ब्रेक ले दे, आपकी जो हंसी है बड़ी शैतानी है। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। वैसे प्राइस साहब, ये जो ऑडियो लीक है, वैसे इस पे एक परसेप्शन ये है कि दोनों में से किसी एक के मोबाइल से निकली है और रिकॉर्ड होके, और या किसी और ने अगर रिकॉर्ड की थी सारी रिलीज कर देते। नहीं, रिलीज तो उतनी होती है चीज जितनी जरूरत होती है ना, अदरवाइज जो इररिलेवेंट रिलीज हो उसका क्या फायदा। ये पहली ऑडियो तो नहीं आई, यानी और आगे भी सास की दामाद के साथ आई थी, एक दामाद की ससुर के साथ आई थी। ये सास दामाद, दामाद ससुर वाली बातें होती रही। दो सहेलियां बात कर रहे हैं। फिर तोशा खाना के हवाले से वो सारी आई, फिर वो हीरे कितने करात होनी चाहिए, कितने तोले होनी चाहिए। तो ये एक सीरीज है, और उस सीरीज में जो आपका पहला क्वेश्चन था, ये भी तो उसी से क्लब्ड ही है ना, कि क्या फर्क पड़ा। कोई फर्क पड़ा? अभी तक कोई फर्क नहीं। इन ऑडियो से, या जो आपका भी सवाल है कि जी घर में तो प्रॉब्लम्स है ना। मसलन घर में क्या प्रॉब्लम है कि आज अगर आपको पार्टी चेयरमैनशिप छोड़नी पड़ रही है, ये भी तो किसी वजह से है। फिर आपके सारे साथी हैं, मसलन चलें परवेज इलाही पे पार्टी नहीं मानती कि ये पीटीआई से है ही नहीं। वो है भी जेल में। वैसे शाह महमूद कुरैशी तो पीटीआई भी जेल में आउट, वो भी जेल में है। तो आप असद कैसर भी जेल में है। अली मोहम्मद खान है। अच्छा, शहरयार आफरीदी तो बाहर हैं। आप किसी हामिद खान तो बाहर है। हामिद खान जबरदस्त कैंडिडेट है। ऐसे ही ना, अगर वकीलों को ही लेना है, जो थ्योरी है कि जी वकील आप इस पार्टी को चलाएंगे ताकि प्रेशर सस्टेन कर सकें, तो बड़े बड़े वकील भी बैठे हैं, और उनमें अली जफर साहब भी, अली जफर साहब यानी खुद अली जफर साहब पे ये भी हंस पड़े देखे, और पूरी जिंदगी उनकी गुजरी है। तो इसलिए अली जफर साहब ना होते तो 2017 के फैसले भी नहीं होने थे। बात ये फिर आप बड़े जफर साहब का नाम ले लें, अगर वो ना होते तो फिर ये बहुत सारी चीजें हमारी तारीख में ना होती। एसएम जफर साहब ना होते तो बहुत सारी चीजें हमारी तारीख में ना होती। इसलिए बात यह है कि हम रिकनेक्ट ही रहते हैं अपनी तारीख से, अलहदा नहीं हो सकते। कि अभी सेनेटर साहब ने बात की कि जो लोग हैं, चंद लोग हैं, उन्हीं के गिर्द पाकिस्तान घूमता है। तो ये तो गवर्नर गुलाम मोहम्मद के वक्त से घूमना शुरू हुआ, एसएम मुनीर के वक्त से घूमना शुरू हुआ, और अभी तक उधर ही घूम रहे हैं। वहीं पे है वो राउंड अबाउट पे गाड़ी चलाई जा रहे हैं। अमर साहब, ये फरमाइएगा सर, ये जो डेंट डालेगी ऑडियो या नहीं, बस चंद घंटे की मार। वो आपने ना एक ट्रिकी सी बात की कि ये किसने लीक की। अब ये चैम्बर्स की भी तो लड़ाई होती है ना। लतीफ खोसा साहब का अपना चैम्बर है, इत्तेजाज असर के चैम्बर के बंदे जो हैं, गौहर साहब, जो उन्होंने, वैसे मुझे ये है उन्होंने ला शायद सीखा उनसे, पर उनकी ट्रेनिंग नहीं सीखी, क्योंकि वो बहुत नफीस आदमी है गौहर साहब। उनके अंदर इत्तेजाज साहब वाली किसी किस्म की वो जो शरारत है ना, वो नहीं पाई जाती। बड़े स्ट्रेट पॉलिटिकल वर्कर नहीं है ना, इत्तेजाज साहब तो पॉलिटिकल वर्कर भी है। वो मतलब जो वकील बड़े बड़े अच्छे हैं, ठंडे आदमी हैं, बड़े मजे के हैं। लेकिन अगर पीटीआई को अपना लाना था तो हामिद खान साहब से तो बड़ी चॉइस नहीं थी। फिर जो नाम इन्होंने लिया, मेरा ख्याल है अब ऑडियो में ना इस मामले में भी एक बुजदार तलाश कर रहे थे। मैं मानना चाहता हूं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं गौर साहब, लेकिन उन्हें ये महसूस हुआ कि इनके अंदर बुजदार जैसी क्वालिटीज हैं, ये पार्टी लेके कहीं ही भागेंगे। इस ऑडियो में ना उसके कानूनी इखलाकी पॉइंट सारे छोड़ दें। इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि उनकी बहनों ने एतराज किया, भावज के सामने, नंद और भावज की लड़ाई है कि आपने जहर वाली कहानी क्यों डाली। ठीक है, वो जो स्लो पॉइजनिंग की थी। ठीक है, और उन्होंने जाके लतीफ खोसा साहब से बात की। उन्होंने कहा मुझे मेरी मर्जी से काम करने दें। मतलब वो फौजदारी वकील है, उन्होंने बनाया कि भाई इससे जो लोग जेल में रख के बैठे हैं वो डर जाएंगे कि जहर वाली बात है। मतलब अब आप देखें कि एक साबिक वजीर आजम है, उसका केस है, कितना बड़ा वकील लड़ रहा है, जो परवेज इलाही को जब लेते हैं, जिसको अदालत लेके भेजती है कि आप इन्हें घर छोड़ के आए, वो आराम से निकल के उस गाड़ी में से और गायब हो जाता है। परवेज इलाही साहब आज तक इधर से और उधर घूम फिर रहे हैं। मतलब यहाँ पे किसी को आप ये नहीं कह सकते कि ये आपका वकील है या उसका वकील है। तो ये कहानियां बनती रहेंगी, चलती रहेंगी। खान वैसे एक इखलाकी पहलू इसका ये है कि इस किस्म की ऑडियोज लीक नहीं होनी। सर, खान साहब ने अपने लोगों पे ट्रस्ट नहीं किया, ना पीटीआई के लोगों पे किया, ना फैमिली पे किया। एक बदकिस्मती है उनकी कि वो किस तरफ जाए। यानी जब वो बुजदार की आप बात करें या महमूद खान की,
तो वहां पे भी डिस्ट्रस्ट मौजूद था कि परवेज खटक को दोबारा बनाया तो मेरे से आगे चला जाएगा, और 2-3 लोगों को लड़ा के और उसमें से महमूद निकाल दिया, क्योंकि वो जो स्वात से ही लेके आए थे ना उन्हें। अब आप मुझे बताएं कि जब पंजाब का एक शख्स वजीर आला ऐसा बना दिया जाए जहां उनका मुकाबला था, ऐसे में तो बिलावल को खेलना चाहिए था कि वो सिंध को ठीक कर देते, कि इमरान खान ने तो उनके लिए मजे बना दिए थे कि पंजाब जीरो हो रहा था और सिंध हीरो होना था, लेकिन वहां पे वो वही कार्रवाइयां जारी रही। वो परफॉर्मेंस, अब वो आप और हम बेशक बात करें, सारे पाकिस्तान का डुबो दिया काम। पंजाब उठता था, केपी उठता था, सारा पाकिस्तान उठता था। इस दफा पिछले 5 साल में ये दोनों सूबे बैठे, नतीजतन आपके डेसिमल जितने भी थे सारे के सारे उड़ गए। अब आज भी कोई रास्ता निकालना तो पड़ेगा, चाहे वो इलेक्शन के बाद निकले। ये जो इन्होंने बबल की बात की ना, मिथ, ये आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, इन सबको पता है कि वोटर को ले जाना कैसे है। और मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि 70% इलेक्शन आखिरी 2 दिन का होता है, बाकी यह कहानी। ये जो मिथ है ना कि जी वकील और खंबे जीतेंगे, वो वोटर को कैसे लेके जाएंगे, मेरा ये सबसे बड़ा सही बात है। और वो अपने एजेंट्स कैसे तलाश करेंगे, उनको पता मैं कह रहा हूं कि पोलिंग स्टेशन को लेके कैसे पहुंचे, ले जाना पड़ता है। अच्छा, वैसे खोखर साहब ये फरमाइए सर, ये जो पीटीआई ने आज खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, बल्कि इमरान खान साहब ने जेल से खत लिखा है, इमरान खान साहब के दस्तखतों से ये किया है वो, और उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मदद मांग ली। तो इमरान खान साहब जिससे लड़ते हैं आखिर में उससे मदद जरूर मांगते हैं, तो ये भी एक चीज साबित होगी। वैसे बस उन्हें जेल के अंदर बैठ के इन चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए जी। उनकी दौरे हुकूमत में जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथ हुआ, जो उनकी मिसेज के साथ हुआ, और बहुत से दीगर लोगों के साथ हुआ, राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर हेरोइन तक डाल दी गई, और फिर 9C का जो पर्चा था राना सनाउल्लाह साहब पे, उसकी सजाए मौत थी। इस तरह की चीजें बाकी लोगों के साथ जो हुआ, फरयाल तालपुर को जो इस्लामाबाद हॉस्पिटल से उठाकर रात को जिस तरह लेकर गए, जरदारी साहब के साथ जो हुआ, मरियम साहिबा के साथ जो हुआ, और वहां पर अमेरिका में गालिबन खड़े होकर उन्होंने कहा था कि मैं टीवी निकाल दूं। बस हम सियासतदानों को ये पता नहीं बात क्यों नहीं समझ आती कि ये वक्त का पहिया जो है ये घूमता है, और इंसान की कही हुई बातें ही उसके आड़े आ जाती हैं। तो हमें इस कल्चर को बेहतर करने की जरूरत है। हमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन हम फौरन तैयार होते हैं अपना कंधा देने के लिए। अभी आप ऑडियो टेप्स की बात कर रहे थे, तो अगर हमने वाकई मुल्क को रिफॉर्म करना है तो फिर देखिए, फैजाबाद धरने केस के अंदर जो फैसला काजी साहब ने दिया है, उसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज के पेरेंट लॉ की भी उन्होंने बात की। फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर भी यही बात है। ये गुफ्तगू अब बहुत हो चुकी है, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट, ये वो, एक प्रो पाकिस्तान भी गुफ्तगू करें। देखें, इस मुल्क को हमने आगे लेकर चलना है, और आगे अगर हमने लेकर चलना है तो फिर हमें कुछ चीजें करनी चाहिए इस मुल्क के लिए। अब इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक पेरेंट लॉ होना चाहिए। वो जब ग्रे एरिया में ऑपरेट करते हैं तो उस ग्रे एरिया के अंदर कई ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसपे बाद में सबको, रियासत को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो ये, और फिर एक दूसरे, हम पाकिस्तानी हैं, हम एक मुल्क के शहरी हैं, एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट को वायलेट करना, डिग्निटी को वायलेट करना, आई मीन, मेरा अगर कोई दुश्मन भी होगा खुदा ना खास्ता, तो मैं उसकी डिग्निटी नहीं वायलेट करना चाहूंगा। तो आई मीन, तो हम कब तक इस तरह मुल्क को चलाते रहेंगे? वो ये कहते हैं जब आप आग लगाते हैं तो अल्टीमेटली आप तक भी आती है, और अगर आग ना भी है तो धुआं तो जरूर आएगा। क्योंकि मैंने ब्रेक लेनी छोटी सी, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्राइस साहब, ये फरमाइए सर, ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख देना इमरान खान, मेरा ख्याल है कि जिसके साथ लड़ते हैं ना वो अल्टीमेटली इमरान खान साहब फिर उससे मिन्नत जरूर करते हैं। तो मुझे खतरा महसूस होता है कि आने वाले दिनों में शायद वो मियां नवाज शरीफ साहब को भी खत लिख दें और एक जरदारी साहब को भी लिखते हैं। आप जिस हंच का इशारा कर रहे हैं वो पहले से कह रहे हैं। वो कहते हैं काजी फायद ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस मैंने तो नहीं बनाया था, वो तो फरोग नसीम ने बनाया था। वो मियां नवाज शरीफ आसिफ जरदारी के बारे में कहते हैं कि ये करप्ट, मैंने नहीं कहा दी थी उसकी नहीं, वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे कहा था कि ये करप्ट हैं। तो वो तो अपने ऊपर कुछ नहीं लेते ना। कैबिनेट ने मंजूरी दी हो, वो कहते हैं कि जी फरोग नसीम साहब ने हमें कन्विंस किया। सदर साहब कहते हैं मैंने साइन ही नहीं किए थे उसके ऊपर। तो जब ये सूरत हाल हो तो फिर उनको क्या रेग्रेट होगा कि मैं खत लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा हूं? या फिर बात यह है कि बार बार सेनेटर साहब कह रहे हैं हम पॉलिटिशियन, उनकी तरफ इशारा करके, वो पॉलिटिशियन थोड़े थे। कौन? या अब भी नहीं, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं। वो पॉलिटिशियन थोड़े हैं, वो प्ले बॉय हैं, वो कल्ट है उनका, पॉलिटिकल फॉलोइंग थोड़ी है।
उनके पॉलिटिकल पार्टी है, उसने गवर्नमेंट की है, 3.5 साल वो हुक्मरान रही है, आज भी ठीक ठाक वोट ले सकते हैं। वो कहते हैं कि हमारी हुकूमत नहीं थी, जब हुकूमत थी कहते थे कि हाँ अच्छी बात है, हम एक पेज पे अच्छी बात है, मेरे फोन सुने जाते हैं। आज वो बातें करते हैं डेमोक्रेट्स वाली, यानी मतलब है आप भी कह रहे हैं कि वो एक कल्ट है, उनकी फॉलोइंग है, वो शोबिज के मैन है, वो क्रिकेटर हैं। एक जो पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है, मसलन आज गले लगाने के लिए कोई उनको कहे कि आज हैं, वो बड़े खुशी से पहुंच जाएंगे। आपको याद नहीं है धरने वाली रात जब उधर से फोन आया था अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी और खुद जनाब इमरान खान, उनके चेहरे पे ग्लिटर कितना था, मैं तो अभी तक वो विजुअल नहीं भूला, बड़ी तेजी से गए थे। तो इसलिए आज और सबने एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की थी। मैं कह रहा हूं मुबारकबाद तो बाहर ही खड़े होके एक साहब ने कहा मुबारक हो, वो भी हमें सीन याद है। तो आप एक हार्ड कोर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, वो हमें इस तनाज़ुर में तो नहीं नजर आते ना, कि आज को गले लगाने के लिए कहा गया खुद ही कि मैं तो तैयार हूं बात करने के लिए, मुझसे को बात तो करे। अब आपसे कोई किस तरह बात करे? लेकिन सर ये एक रियलिटी है ना पाकिस्तान में। आपको याद होगा जब वकला तहरीक चली थी तो उस वक्त चीफ जस्टिस को बहाल करना था, तो उस वक्त गारंटी किसने दी? जनरल क्या नहीं समझ दी थी? तो जब वकला तहरीक के अंदर भी किसी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बहाली का इशू हो तो गारंटी कहां से ली जाती है और कहां से दी जाती है? जब ये चीज होगी तो बाकी चीजें भी होंगी। तो फिर उन पे जब आप प्लान करते हैं हमला, फिर आपके अगेन ऑडियो वीडियो की बात है, हमने तो वो सुने हैं कि फला वो खड़ी होकर उधर कह रही थी कि नहीं दूसरे रास्ते से आप GHQ पहुंचे, वो एक और कह रही थी लाहौर में खड़ी होकर कि हम पहुंच गए और आप भी पहुंचे वहां पर। तो फिर पेंटेक लहरा रहा था, वो कौन था? देखिए हार्ड बातें हैं, हार्ड बातें सुनने का फिर उनको हौसला भी चाहिए। अमर साहब वैसे ये सरेंडर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इमरान खान साहब का, या फिर एक पॉलिटिकल मूव है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं कोई लफ्ज तो नहीं कहता, लेकिन ये उनको गंदा करने का प्लान है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को ये तबर्रा भेजेंगे टिका के कि हमने आपको खत भी लिखा, आपने हमें नोटिस ही नहीं दिया। भाई आप पिटीशन करें। आज वो 184(3) वाली कहानी नहीं है कि जब इनके वकला साफियों को जो तैयार रहते थे कि पहुंचो अदालती अमला आ गया टाइम के बगैर, पता लगता था जज भी पहुंच गए हैं, वकला नहीं पहुंचे। तो ये सोशल मीडिया की 184(3) की दरखास्तें लगती थी। खान साहब ने अब वो क्यों नहीं किया काम? खत क्यों लिख रहे हैं? कोई कानूनी रास्ता, कोई पोजीशन लें, हर हाई कोर्ट में लिखे अपने वकील जिस पे ट्रस्ट नहीं है हामिद खान को, उनको ही आगे कर दे। ये उन पे भी ट्रस्ट नहीं करते कि कहीं वो सच्ची हक की बात ना कर दे। उन्होंने तो फवाद चौधरी पे भी आज तक अपना किताब में जो लिखा है वो कहते हैं मैं कायम हूं। ठीक है ना, कि वो अपने चचा जान के साथ क्या कर रहे थे। तो ये इस तरह का आदमी जो खान साहब एक दफा उन्हें इफ्तिखार चौधरी के सामने खड़ा करके और पीछे हटा चुके कि नहीं मैंने नहीं कहा था, आपने गलत बयानी की। तो खान साहब को कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए, यही उनका सबसे बड़ा अलमिया है। आज भी वो वकला के ग्रुपों के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है ये जिस तरह आज आया ना किस्सा कहानी हमारे सामने, 8-10 वकला के ग्रुप होंगे, वो कहेंगे ये खान साहब का उम्मीदवार है, ये खान साहब का उम्मीदवार है, तो लड़ाई हो जाएगी जी बाकायदा। वैसे मुसा साहब ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब के पास कोई चॉइस है, वैसे ऑप्शन है? चॉइस साहब देखें, सिस्टम जब काम कर रहा हो, अदालतों का काम है इंसाफ करना। अगर वो इंसाफ वाकई कर रही हो, कोई पिक एंड चूज ना कर रही हो, किसी के कहने पर ना चल रही हो, तो ये सारे मसाइल खड़े ही ना हो। अब उन्होंने जो खत लिखा है ये बात ठीक है आमिर भाई की कि एक प्रॉपर प्रोसीजर है वो भी इख्तियार करें, लेकिन मैं अगर सियासतदान हूं, अगर मुझे किसी ने वोट नहीं दिया तो क्या मुझे उसका काम नहीं करना चाहिए? मुझे तो काम करना चाहिए इखलाकन, और अगर मेरे पास कोई ओहदा होता है तो फिर काम तो इस तरह की तफरीक तो नहीं करनी चाहिए। तो इंसाफ के जो इदारे हैं उनको भी तफरीक नहीं करनी चाहिए। आप सहाफी हैं, आपके नॉलेज में कोई ऐसी चीज आ जाती है कि जिसमें बेशक कोई एक ऐसा आदमी हो जिसने आपको दुख पहुंचाया हो, लेकिन उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो फिर आप भी उसको रेज करेंगे तो कुछ बड़ा करना चाहिए। तो ये हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इमरान साहब की अपील को हमदर्दी से सुनना चाहिए। देखिए इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए, उसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ एग्जैजरेशंस भी होंगी, कुछ नहीं होंगी। और जो एग्जैजरेशंस नहीं, अब जिस तरह बहुत से वाकयात हमारे नॉलेज में है कि जिसमें लोगों को पकड़ते हैं फिर दोबारा अरेस्ट कर लेते हैं, जो 9 मई के हैं वो बिल्कुल प्रोसिक्यूट होने चाहिए। लेकिन उसके लिए बाकी जो है, जो बाकी पूरे मुल्क में PTI है, उसकी प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए। तो प्रोसिक्यूशन में और प्रोसिक्यूशन में फर्क है। तो 9 मई वाले जो लोग हैं जो उस इंसिडेंट के अंदर इन्वॉल्व थे, भले आप उन्हें प्रोसिक्यूट करें, एंटी टेररिज्म लॉज के तहत आप प्रोसिक्यूट करें, लेकिन बाकी लोगों के साथ जरा इंसाफ के हाथ थोड़ा रखें। ठीक है ख्वाजा, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।